गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भूगोल के नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हमने अभी तक ज्योग्राफी के बेस का अध्ययन किया था। जैसा कि आपको हमारा ज्योग्राफी का अध्ययन कैसे करें, अगर आपने ये वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि हमने भूगोल को कैसे विभाजित किया था। हमें भूगोल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। आपका पहला भाग था भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा भाग था आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। अगर आपने वो वाला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारा वो लेक्चर देखिए, इसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। और उसका नाम है जैसे भूगोल का अध्ययन कैसे करें, ए ज्योग्राफी हाउ टू स्टडी। तो हम आज हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत, वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, अगर इसकी परिभाषा सामान्य परिभाषा देखना चाहें तो उसकी सामान्य परिभाषा हो जाएगी, ये क्या है, स्थलाकृतियों की गतिशीलता का अध्ययन करता है। स्थलाकृतियों की गतिशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन है, वो किसके अंतर्गत किया जाएगा, आपका जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, ये जियोलॉजी जो कि भूगर्भिक शास्त्र है, हम भूगोल के अंतर्गत उसे सम्मिलित नहीं करते हैं। भूगर्भिक शास्त्र की ये एक ब्रांच मान सकते हैं। उसके तहत जैसे भूगर्भ शास्त्र में हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी के इंटरनल पार्ट का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम मेनली क्रस्ट को अपना आधार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा तो ये इसकी परिभाषा हमने क्या दी थी, स्थलाकृतियों की गतिशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन। हालांकि जब आप ऑप्शनल पढ़ेंगे, ऑप्शनल में इसमें डेप्थ में जानेंगे कि डेविस ने क्या कहा, पेंक ने क्या कहा, या गिलबर्ट ने क्या कहा, इसको क्या क्या नाम दिया, परिभाषा क्या दी, और इसके आगे सिद्धांत क्या दिए। तो ये ऑप्शनल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ना कि जनरल स्टडी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहली चीज हमारी क्या हो गई, स्थलाकृतियों की गतिशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन। तो सबसे पहले हम जानते क्या है दोस्तों कि स्थलाकृति होती क्या है हमारी। स्थलाकृतियों को अगर हम विभाजित करें तो हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्थलाकृति। प्राथमिक स्थलाकृतियों में आप महाद्वीप और महासागर ले सकते हैं। दोस्तों क्या ले सकते हैं इसमें, महाद्वीप और महासागर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि महाद्वीप और महासागर बन कैसे रहे हैं। तो हम ये क्या होगा कि जब हम अभी अंतर्जात और बहिर्जात बल देखेंगे तो ये क्या है, अंतर्जात बल का उत्पाद्य है और बहिर्जात बलों का परिणाम होता है। यानी ये क्या होती है, अंतर्जात बलों से उत्पन्न होती हैं कौन कौन सी, महाद्वीप और महासागर बेसिन। अब हमारी अगर द्वितीय स्थलाकृतियों की बात करें तो द्वितीय स्थलाकृतियों में आपके इन्हीं स्थलाकृतियों को अगर बहिर्जात बल के कारण क्या कर दिया जाता है, अपक्षय कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि बहिर्जात बल क्या करते हैं, अपक्षय करते हैं। उसमें आपकी दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, अपवर्तन और निक्षेपण। तो द्वितीय स्थलाकृतियां हैं उसमें आप सम्मिलित कर सकते हैं, हमारे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब हम विश्व मानचित्र और भारत का मानचित्र पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसी का अध्ययन किया था। पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये स्थलाकृतियां हमारी कैसी स्थलाकृतियां हैं दोस्तों, यह द्वितीयक स्थलाकृतियां हैं। अगर हम तृतीयक स्थलाकृतियों की बात करते हैं तो हमारी तृतीयक स्थलाकृतियों में सम्मिलित हो जाएंगी जो कि मुख्यतः बहिर्जात बलों के कारण होती हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा यू आकार, वी आकार की द्रोणी है, जो किसके कारण बनती है, नदियों के कारण बनती है।
और इसके अलावा जो भी जैसे महाद्वीपीय महासागर बेसन या प्राथमिक द्वितीयक स्थलाकृतियों के अलावा जो भी स्थलाकृतियां बनेंगी वो आपकी किस में सम्मिलित हो जाएंगी, तृतीयक स्थलाकृतियों में सम्मिलित हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा स्थलाकृतियों का वर्गीकरण। और आपने स्थलाकृतियां किसे कहते हैं ये जाना ही, यानी भूआकृति विज्ञान किसे कहते हैं, स्थलाकृतियों की गतिशीलता का अध्ययन है। और स्थलाकृतियों में ये सारी चीजें आ जाएगी। अभी मैंने आपसे दो चीजों की बात की कि ये स्थलाकृतियां उत्पन्न कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ मैंने लिख दिया है स्थलाकृतियों को उत्पन्न करने वाले बल या कारक, इसको कारक भी नाम दे सकते हैं, फैक्टर भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ मैंने लिखा है आपके दो कारक होते हैं या दो बल होते हैं आपके, अंतर्जात और बहिर्जात, यानी इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इसी के कारण हमारी आप जितनी भी सारी चीजें देखते हैं पृथ्वी पे, आप पर्वत देखो, पठार देखो, मैदान देखो या महाद्वीप और महासागर भी देखते हो, ये किसका कारण है, आपके इन बलों का कारण है। जैसा कि आपको पता ही है जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, हमने पढ़ा भी था वहां पृथ्वी की उत्पत्ति में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में हुआ क्या था कि जैसा कि आपने देखा होगा, मान लो लोहा होता है, गर्म होता है तो वह एकदम से पिघली हुई अवस्था में होता है। जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो उसका क्या होता है, सबसे पहले सरफेस एरिया ठंडा होता है। सरफेस एरिया के बाद जैसे कुछ कंडीशन होती है तो इंटरनल पार्ट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसा कि हम अभी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे पृथ्वी का क्या हुआ। पृथ्वी जैसे पहले क्या थी, एकदम गैसेस फॉर्म में थी। गैसेस फॉर्म से किसमें आई, जो कि पदार्थ की 24 प्लाज्मा अवस्था में आई। प्लाज्मा अवस्था से कैसे आई, उसका सरफेस वाला पार्ट है वो सॉलिड हो गया और उसके इंटरनल पार्ट जो कि हम अभी देखने वाले हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा दूसरा लेक्चर होगा, उसमें मैं पूरी तरह से बताऊंगा कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसी। अभी हमारा मुख्य फोकस क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी, स्थलाकृति और उसके आगे स्थलाकृतियों को उत्पन्न करने वाले कारक या बल। तो इसमें हमने क्या देखे, दो बल हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स में आते हैं आपके पटल विरूपण और कैटास्ट्रोफिक। यानी पटल विरूपण क्या होते हैं, जो हमारे बहुत बड़े एरिया को विरूपित कर देते हैं। और ये क्या होते हैं, ये भी कभी विरूपित ही करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी तो हमारे जैसे पठार हैं, पर्वत हैं, उनका निर्माण कर देते हैं। और कभी क्या कर देते हैं, ये कोई पठार पर्वत है उसमें वृत्त घाटी का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि आप भूकंप में देख सकते हैं, तो भूकंप आता है तो बहुत बड़ी द्रोणी भी बन जाती है। तो दोस्तों हम पटल विरूपणी में क्या देखते हैं, पटल विरूपण या कह सकते हैं डायस्ट्रोफिक। इसमें देख सकते हैं दो फोर्स काम करते हैं, एक तो है महादेश जनक और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक के अंतर्गत आप देखते हैं दो तरह से होती है, जिसमें एक तो उमज्जन होगा, एक निमज्जन होगा। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, जैसे कोई चीज या तो ऊपर उठ जाएगी या सबमर्ज होकर नीचे चली जाएगी। जैसा कि आप कभी देखते हैं, आपने भारत का अगर कभी जैसे मैप देखा है, भारत के मैप का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो ये वाला पार्ट है पश्चिमी घाट है, जिसे हम सह्याद्री नाम दिया था। पश्चिमी घाट किसका एग्जाम्पल है, पश्चिमी घाट आपका एग्जाम्पल है आपके निमज्जन का, यानी इसका। ये क्या हो गया, ये वाला एरिया हमारा सबमर्ज हुआ, नीचे की तरफ नीचे धंस गया, और वहीं पे ये वाला एरिया है, यानी पूर्वी घाट बोल सकते हैं, ये आपका ऊपर उठ गया। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो गया, आपका निमज्जन का उदाहरण हो गया। और ये किसका उदाहरण हो गया, आपका ये उमज्जन का उदाहरण हो गया, यानी अपवर्डिंग, और ये क्या हो गया डाउनवर्डिंग। लेकिन आप यही देखते हैं यहां पर क्या, आपने जब हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको बताया भी था कि ये चीजें हमारी जियोमॉर्फोलॉजी में प्रयोग होगी, तो हमने की इसे क्या नाम दिया था, मालाबार कोस्ट, और इसे क्या नाम दिया था, कोरोमंडल कोस्ट।
इसी की जैसे पूरा पश्चिमी घाट इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते हैं, इसके अपोजिट मालाबार कोस्टेट क्या है आपका मध्यम का उदाहरण है, यानी ऊपर की ओर उठ रहा है ये, और कोरोमंडल क्या है कि निमज्जन का उदाहरण है। जैसा आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी प्रकार से कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये रहा हमारा उमज्जन और निमज्जन का उदाहरण। अभी हम आगे चलते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं, पर्वत निर्माण कार्य में देखते हैं माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग के अंतर्गत आप देखते क्या है कि दो तरह से माउंटेन बिल्डिंग हो सकती है हमारी। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तब तो इसको काफी डेप्थ में पढ़ेंगे कि माउंटेन बिल्डिंग और कैसे होती है, जियोसिंक्लाइन क्या होता है, इसको और भी जैसे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति के बाद आगे चलेंगे, या कोई भी जैसे पर्वत होता है, पर्वत कितनी उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारे जो नवीन बलित पर्वत है उनको हम अल्पाइन पर्वत कहते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें आप ऑप्शनल की दृष्टि से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इनको थोड़ा थोड़ा जानना। अभी हमारे जैसे दो तरह से पर्वत निर्माण हो सकते हैं हमारे, तनाव मूलक और संपीड़नात्मक। तो तनाव कब होता है किसी भी चीज के अंतर्गत? तनाव होता है जैसे आपने रबड़ को देखा होगा, तो रबड़ को ऐसे खींचते हैं एक दूसरे से, तो आपको क्या होता है उसमें तनाव होता है। तनाव के कारण क्या होता है वो टूटने लग जाती है। मान लो दो इस प्रकार से दो चट्टान है, जब एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी तो ये क्या है एक दूसरे से ऐसे खींचेंगी, चट्टान भी चट्टान खींचेगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी चट्टान क्रिएट हो जाएगी, यानी ब्रेकिंग हो जाएगी यहाँ से। जैसे कि आप जानते हैं चट्टान को यूं खोलते हैं तो ब्रेकिंग हो जाती है, तो यही तो चटकन है, इसी को आप चटकन कहते हैं ये वाली चीज को। अगर इसमें क्या होता है एक दूसरे से बहुत ज्यादा जैसे दूर चली जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा भ्रंश क्रिएट हो जाएगा। यहाँ भ्रंश क्रिएट होके क्या बन जाएगा, ये आगे चला जाता है, तो आगे चल के क्या बन जाएगा, इसमें रिफ्ट हो जाएगा, रिफ्ट हो जाएगी, ये यानी ऐसे द्रोणी बन जाएगी, ये दूर दूर हो जाएगी। और ये वाला पार्ट है आपका, अगर भ्रंशन हो गया तो ये क्या होगा नीचे द्रोणी से क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि आपने कभी देखा होगा, मैंने नदियां पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था, मैपिंग की थी, तो उसमें क्या बताया था, ये नदियां कहाँ बहती हैं, ये नदियां बहती हैं रिफ्ट वैली में। जैसे कि आपने नर्मदा और तापी का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसी के बाद हमने पढ़ा था जैसे दामोदर है, आपने नर्मदा तापी दामोदर जैसी नदियों को पढ़ा था, तो ये किसका उदाहरण बताया था, ये रिफ्ट वैली का उदाहरण बताया था। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ये रिफ्ट वैली कहाँ से क्रिएट हुई। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जैसे तनाव मूलक ये हो गई, तो संपीड़नात्मक क्या है, संपीड़नात्मक भी एक फोर्स होता है, उसमें क्या करते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि बीच में अगर कोई चीज है मुलायम चीज है, दोनों तरफ से उसको दबाते हैं, तो उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, उसमें या तो बंकर क्रिएट होगा या कुछ क्रिएट होगा। मान लो आप सामान्यतः एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें महिलाएं तो अच्छी प्रकार से जानती होंगी, उसमें क्या करते हैं, ये आप आटा गूंथते हैं, कभी आटा, तो आटा गूंथते हैं तो आप कभी क्या करते हैं, जैसे ये दोनों हैं, दोनों हाथों को ऐसे लाते हैं, तो आटा क्या होता है या तो ऊपर जाता है या फिर इधर उधर चला जाता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं ये संपीड़नात्मक फोर्स है, यानी दो बल क्या करते हैं, इधर से उधर से आते हैं सीधा और बीच में से किसी पार्ट को उठा देते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है, संपीड़नात्मक बल। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये एक बल इधर काम कर रहा है, दूसरा बल आगे से काम कर रहा है। आपने यहाँ क्या देखा, तनाव मूलक में एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या देखा, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जब एक दूसरे से पास आते हैं तो इसमें क्या होगा, या तो बेंडिंग होगी या फिर वलन होगा, यानी बेंड हो जाएगा या तो झुक जाएगा एक तरफ से बेंड होके, या फिर क्या हो जाएगा वलन हो जाएगा, यानी फोल्ड हो जाएगा वो दूसरी तरफ से। तो वलन भी कैसे हो सकता है, बेंडिंग कैसे हो सकती है, आप देखो, या तो ये भी क्या होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड है। अपवर्ड में क्या होता है कि ये कहां की ओर, जैसे कोई द्रोणी है मान लो इस प्रकार से,
तो जब उठेगा कोई चीजें उठेगा तो कैसे हो जाएगी, ये वाला क्या हो जाएगा, उस संबलन का उदाहरण है। नीचे से फोर्स कहां से काम कर रहा है आपका, नीचे से, नीचे से जब ऊपर की उठा तो ये कौन सा हो गया, उस संबलन, और ये कौन सा हो गया, अब उस संबलन, यानी ये नीचे की ओर झुक गया। अगर एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसका रूस का पठार है जिसमें साइबेरिया आता है, या साइबेरिया पठार बोल देंगे इसे, और इसमें क्या बोल देंगे, जैसे अब सम्मेलन के अंतर्गत आपकी यूरोप की द्रोणी आ जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये किसका रहा, बंकन का उदाहरण रहा। बंकन के किस में रहा, ये संपीड़नात्मक बल में। अब हमारी बलन क्रिया होती है, बलन क्रिया को ऑप्शनल वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे, और वहां पर प्रत्येक पर्वत का उत्थान जीएस इंक्लाइन या किसी दूसरी सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, जैसे फोल्डिंग होगी तो क्या होगी, जैसे कोई चीज है, जैसे ये पर्वत है तो इसमें फोल्डिंग होती है, तो ये किसी के सहारे होती है। तो जैसे यहाँ पे एक सहारा है, इसको आपने इस टाइप नाम दिया, तो या तो जैसे ये सहारा बीचों बीच में, तो दोनों तरफ से फोर्स क्या है, बराबर लग रहा है। अगर एक ओर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, दूसरी ओर से कम लग रहा है, तो डेफिनेटली फोर्स एक ओर से ज्यादा जाएगा तो दूसरी ओर से उस चीज को झुका देगा। तो ये चीजें जैसे अभी ये यहाँ हो जाएगी, और ज्यादा फोर्स लग गया तो ये यहाँ हो जाएगी। तो इन्हीं का उदाहरण है, ये एक नत हो जाएगा, या एक ही नत है यानी एक ही ओर झुकाव हो जाएगा। इसका समनत है यानी दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो दोनों समनत का उदाहरण हो जाएगा। असममित है यानी असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, सेम उसी प्रकार से जैसे एक नत और समनत होते हैं। तो ये आप बलन की प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं कि माउंटेन बिल्डिंग होता कैसे है। अभी इसी के साथ मैं एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी ऐसे इसी प्रकार से कोई पर्वत बिल्डिंग हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जब क्या हुआ था, विंध्याचल पर्वत था जो जब बना था उस समय वो क्या था, जैसे उसका निर्माण कैसे हुआ था कि दो तरफ से क्या होती है, जैसे दो तरफ से ये है, क्या कंडीशन हमने तनाव मूलक बताई थी, तो इधर से जाएंगी, जब इधर से चली गई तो बीच में क्या हो गया, या तो यहाँ पे क्या हो गया, संपीड़न था वो एकदम से कम हो गया, फोर्स कम हो गया, यानी दबाव कम हो गया इसमें से। तो दबाव कम हो गया तो क्या होगा, या तो ये वाला सुरंग ऊपर बढ़ जाएगा, यानी ये दोनों नीचे की ओर धंस जाएंगे, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जैसे एक कंडीशन ही हो गई, सेम दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाली चीज है ये तो ऊपर होंगी, और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे धंस जाएगा। इसी को आप जैसे दोनों को क्या बोलेंगे, जैसे इस प्रकार से जैसे सुरंग बोल देते हैं इसे, या होस्ट, और इसे क्या बोल देते हैं, ग्रेवन, इसको भी ग्रेवन बोलेंगे और इसको भी ग्रेवन बोलेंगे। तो ग्रेवन कौन सा पार्ट हो गया आपका, उठा हुआ पार्ट, और धसा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी जैसे कहीं उठ रहा है या धस रहा है पार्ट, जैसे आपसे सुरंग तो क्या होंगे जैसे उठ रहे हैं, लेकिन ग्रेवन क्या हो जाएगा, आपका धसा हुआ पार्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे जब भी कोई ब्लॉक पर्वत बनता है, यानी ब्लॉक पर्वत बनता है, ब्लॉक पर्वत किसका परिणाम होता है, आपका तनावमूलक शक्तियों का परिणाम होता है। तो पर्वत निर्माण कार्य में हमने दो चीजें देखी कि तनावमूलक के कारण क्या होता है, हमारे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है और उसमें चटकन, ब्रंसन या रिफ्टिंग हो सकती है। इसी प्रकार से संपीड़नात्मक में क्या देखा हमने, बंकन और वलन देखा, जिसमें कि हिमालय प्रकार के पर्वत बनते हैं वलन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनते हैं। बंकन के तहत आपने क्या देखा कि हमारी एक श्रेणी द्रोणी है, द्रोणी क्या होता है, एक साइड से कभी उठ जाएगी तो पठार या पर्वत का निर्माण कर देगी, दूसरी साइड से झुकी हुई श्रेणी है तो वो क्या कर देगी, किसी द्रोणी का निर्माण कर देगी, यानी ऐसे झुकी हुई है, जैसे जिसका एग्जांपल मैंने यूरोप की द्रोणी दिया था। अभी हम आगे चलते हैं, इसके दूसरे बिंदु को देखते हैं, इंटरनल के को। इसमें क्या देखते हैं, कैटास्ट्रोफिक है, इसमें ज्वालामुखी और भूकंप को देखते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि इनको समझने के लिए आप पहले पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो बस आपको यहाँ कितना ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी और भूकंप है वो इंटरनल फोर्स के उत्पाद परिणाम है। इंटरनल फोर्स के कारण ये क्या होता है, स्थलाकृतियों में परिवर्तन करते हैं।
दोस्तों ये रहा हमारा इंटरनल या अंतर्जात बल। अब हम बहिर्जात बल की बात करते हैं। तो अब बहिर्जात बल में केवल दो ही चीजें देखते हैं, अपर्दन निक्षेपण। लेकिन अपर्दन निक्षेपण के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, वेदरिंग की प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा कि वेदरिंग की प्रोसेस होती कैसी है। इसमें दो क्रियाएं काम करती हैं, एक होती है जैसे अपर्दन और दूसरी होती है निक्षेपण। अब आपने कभी देखा होगा जैसे कहीं से जल बह के आता है या नदियां हैं, तो जैसे मैंने यहाँ जल भी बताया, एक तो बहता जल होता है और एक भूमिगत जल होता है, क्योंकि भूमिगत जल भी अंदर से बह रहा होता है कहीं ना कहीं से। तो बहता हुआ जल में जैसे हम सरफेस वाटर के अंतर्गत देखते हैं, सरफेस वाटर में क्या देखते हैं, जैसे आपने कभी नदियां देखी होंगी, तो नदियां क्या करती हैं, अपने सिर से कटाव करके लाती हैं, कटाव करते हुए वो आगे क्या करती हैं, वहां से बोल्डर वगैरह सारी चीजें लेके आती हैं, यानी हाई लैंड से, और उसको कहां पर जमा कर देती हैं, लो लैंड में। आपने कभी भी जैसे नदियां हम बता रहे थे, तो नदियों में ऊपर से क्या देखा था, ऊपर से जैसे बहुत सारे मोटे बोल्डर पत्थर लेके आए, जैसे गंगा है, यमुना है, लेकिन उन्होंने क्या बनाया था, यहाँ पर आके अपने डेल्टा का निर्माण किया था। तो वहाँ डेल्टा पे क्या हुआ था, सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा था, जबकि ऊपर इतना सेडिमेंटेशन नहीं था। तो हम ये देखेंगे कि इसके कारण स्थलाकृतियां बनती कैसे हैं जब हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से भूमिगत जल के कारण भी स्थलाकृतियां बनती हैं। स्थलाकृतियों को हम पर्टिकुलर नाम भी देते हैं, उनको भी हम आगे देखते हैं। अभी आगे हिमोड है, फिर तरंग है। इस प्रकार से हम बहिर्जात शक्तियों के बल में इन चीजों को देखेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बालुका भी ले सकते हैं, हवा के कारण बालुका स्तूप बनते हैं, हवा ले सकते हैं। इस प्रकार से काफी फैक्टर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या जाना, भूआकृति विज्ञान की परिभाषा क्या है, उसके अलावा स्थलाकृतियां कितनी होती हैं, स्थलाकृतियों के बाद क्या जाना हमने, इनको उत्पन्न कौन करता है, इसमें अंतर्जात और बहिर्जात बल की हमने अभी ब्रीफ में अध्ययन किया। उसके बाद हम अब अगले चैप्टर में चलेंगे, वो चलेंगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में केवल इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूं कि आप इसकी जो पीडीएफ है, आप या तो हमारे टेलीग्राम चैनल वेद गुरुकुल टेलीग्राम पर भी यही है, इंस्टाग्राम पर भी है, और फेसबुक पेज भी इसी से बना हुआ है। तो आप कहीं से भी इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।